Hello guys, once again I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. As we all know, we are discussing about the cardiovascular system. In cardiovascular system we are discussing about the cardiac problems. तो इससे जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने देखा था डिसरिथमिक प्रॉब्लम्स, यानी रिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिस्टर्बेंस इन रिदम सच एज। जैसे बात करें रिदम से मतलब क्या है आपका, तो रिदम वो है जैसे कि आप सब जानते हो कि एक नॉर्मली जो हार्ट होता है उसके अंदर ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है, फिर वो इम्पल्स एट्रिया के अंदर स्प्रेड होती है और डिपोलराइजेशन होता है, मतलब सिस्टोल होता है। फिर ये एवी नोड तक आती है, एवी नोड कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देता है, तब तक एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो चुका होता है। फिर इसके बाद एवी नोड से नीचे की तरफ जाती है और वेंट्रिकल को सप्लाई करती है जो इम्पल्स होती है, और इसका डिपोलराइजेशन होता है, इसका सिस्टोल होता है। पहले एट्रिया का और फिर वेंट्रिकल का। सिस्टोल में थोड़ा सा गैप बनाने के लिए, मतलब ये रिदम सेट होता है इस तरह से कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट हो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इस रिदम में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है कि एट्रिया बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल हो ही नहीं रहा है, या एट्रियम से पहले ही वेंट्रिकल हो गया, या किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी जिसमें कि इस रिदम में कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो उसको बोला जाता है डिसरिथमिया, जो कि अपन ने लास्ट क्लासेस में पढ़े, जिसके अंदर साइनस डिसरिथमिया असते, एट्रियल डिसरिथमिया असते, जंक्शनल डिसरिथमिया असते और वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया असते। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन की बात करें तो जैसे नॉर्मली हार्ट होता है, ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है, फिर एट्रिया में सप्लाई होता है, फिर एवी नोड और एवी नोड से वेंट्रिकल्स। अगर इस फ्लो में या इस जो वे है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कोई वे एवी नोड से आगे जा ही नहीं रही है, प्रॉपर इम्पल्स जनरेट हो रही है, प्रॉपरली एट्रिया में सब स्प्रेड हो रही है, लेकिन एवी नोड से नीचे की तरफ कोई वेव्स या जो इम्पल्स है वो जा ही नहीं रहे, मतलब जो कंडक्शन प्रॉब्लम थी या इसका जो वे था उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है, कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज। ये मेनली 3 तरह की हो सकती हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मेनली तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि ऐसे नोड जो है वो इम्पल्स तो जनरेट कर रहा है, लेकिन जो एवी नोड के थ्रू नीचे की साइड जो इम्पल्स है वो उतने अमाउंट में नहीं पहुंच रही कि जितनी फास्ट पहुंचनी चाहिए उतनी फास्ट नहीं पहुंचती है, मतलब यहाँ से जनरेट हो रही है लेकिन स्लो जा रही है। तो स्लो जाने की वजह से क्या होगा, जैसे पी वेव तो नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली स्प्रेड हो रही है, QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये जो टाइम है बीच का जिसमें कि एवी नोड से नीचे की तरफ ये लंबा हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा टाइम। अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, आगे और डिटेल में देखेंगे अपन। तो शुरू करते हैं कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज। तो इसमें सबसे पहले देखें कि क्या होती है कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, कैसे अपना असेस कर सकते हैं, क्या क्या अपने को मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो व्हेन असेसिंग द रिदम स्ट्रिप द नर्स टेक्स केयर फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग रिदम। जब भी आप देखते हो तो या स्ट्रिप देखते हो, ECG स्ट्रिप देखते हो, सबसे पहले आपको रिदम असेस करना है कि रिदम नॉर्मल है या नहीं है, कि PQRS वेव आ रही है या जो ECG है वो कंप्लीट आ रही है, P वेव आ रही है, QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कहीं P वेव ज़्यादा आ रही हो, QRS कॉम्प्लेक्स आ ही नहीं रहा हो। तो जो भी रिदम का जो प्रोसेस था वो नॉर्मल है या नहीं है, सबसे पहले वो असेस करना है। फिर उसके बाद देन द PR इंटरवल असेस फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एवी ब्लॉक, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। एवी नोड पे अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसके लिए अपन PR इंटरवल असेस करते हैं, क्योंकि PR इंटरवल किसको बताता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर स्टेको, या जिस वक्त करंट एवी नोड को डिपोलराइज कर रहा होता है उस वक्त कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, केवल एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसको क्या बोला जाता है, PR इंटरवल। तो PR इंटरवल असेस करते हैं अपन कि उस PR इंटरवल में जिसमें P वेव और जो सेगमेंट है वो कितना आ रहा है, वो बड़ा है, छोटा है नहीं है, तो वो असेस करके PR इंटरवल के अंदर क्या क्या आता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का टाइम होता है PR इंटरवल। इसके बाद AV ब्लॉक आकर व्हेन द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स थ्रू द AV नोडल एरिया इज डिप्रेस्ड और स्टॉप। AV ब्लॉक कब होता है, जब AV नोड के एरिया से जो कंडक्शन हो रहा था इम्पल्स का वो या तो डिक्रीज हो जाए या फिर स्टॉप ही हो जाए। दीज ब्लॉक्स कैन बी कॉज्ड बाई मेडिकेशन सच एज डिजिटली से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, बीटा ब्लॉकर से, मतलब जो भी जो हार्ट रेट को स्लो करने वाली जो या हार्ट के वर्कलोड को कम करने वाली या हार्ट की कंडक्शन
या हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको डिक्रीज करने वाली ड्रग्स है वो कई बार ऐसी कंडीशन अराइज कर देती हैं। या फिर इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इस्चीमिया है, वल्वुलर डिसऑर्डर्स है और मायोकार्डाइटिस है। इन कंडीशंस में भी आपको एवी ब्लॉक या जो हार्ट ब्लॉक है वो देखने को मिल सकता है। इफ द एवी ब्लॉक इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड वेगल टोन, जैसे वेगल टोन जो होती है वो बढ़ जाए, जैसे कई कंडीशन सक्सनिंग जब अपन करते हैं, या प्रेशर अबव द आईज ऑन लार्ज वेसल्स पे प्रेशर ज़्यादा हो, या एनल स्टिमुलेशन हो, तो इन कंडीशंस में क्या है वेगल टोन इंक्रीज हो जाती है। तो उन कंडीशंस में भी एवी ब्लॉक आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से होता है कौन सा साइनस ब्रेडिकार्डिया नॉर्मली देखने को मिलता है। The clinical signs and symptoms of heart block vary with the resulting ventricular rate and severity of the underlying disease process. अब कितना ब्लॉकेज है, वेंट्रिकुलर रेट क्या है, कैसी है, उसके बेसिस पे जो साइन एंड सिम्टम्स है वो डिपेंड करेंगे कि वेंट्रिकुलर रेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, क्या है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल रेट पे डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से आपके साइन और सिम्टम्स जो आएंगे वो डिपेंड उसी पे करेंगे। Whereas first degree AV block rarely cause any hemodynamic effects. तो फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक या एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक जिसको बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, वो कोई हेमोडायनेमिकली इफेक्ट ज़्यादा बहुत रेयर केसेज में देखने को मिलते हैं। बाकी इसकी वजह से कोई जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आते हैं। इसके अलावा जो अदर ब्लॉक्स जैसे सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री होते हैं में रिजल्ट इन डिक्रीज्ड हार्ट रेट कम हो सकती है, कॉजिंग ए डिक्रीज इन परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स एंड स्किन। क्योंकि हार्ट रेट कम होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट होगा तो परफ्यूजन भी डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट, ए पेशेंट विथ थर्ड डिग्री AV ब्लॉक कॉज्ड बाय डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में भी स्टेबल। डिजिटलिस या डिजॉक्शन जिसको बोला जाता है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से अगर थर्ड डिग्री AV ब्लॉक हो रहा है तो मे बी वो पेशेंट स्टेबल हो सकता है। अनदर पेशेंट्स विद द सेम रिदम कॉज्ड बाय एक्यूट MI में भी अनस्टेबल। लेकिन थर्ड डिग्री AV ब्लॉक ही अगर MI की वजह से हो रहा है तो वो पेशेंट अनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड द नीड टू ट्रीट द पेशेंट, नॉट द रिदम को ट्रीट नहीं करना अपने को, पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट करना है। द ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द हीमोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ द रिदम की वजह से जो हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स आ रहे हैं उन पे ट्रीटमेंट बेस्ड होना चाहिए। अब नॉर्मली अपन ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें असेस करनी चाहिए, कैसे कौन से पेशेंट को किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब अपन आते हैं इसके टाइप्स में कि जो हार्ट ब्लॉक होता है वो कितने टाइप्स का होता है। इसमें सबसे फर्स्ट है फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब जैसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर नॉर्मली क्या होता है, इट अकर्स when all the atrial impulses are conducted through the AV node into the ventricles at a slower than normal। मतलब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई पर मिनट 60 से या बात 70 से 80, जनरली 70 से 80 इम्पल्स जनरेट होगी। एट्रिया भी 70 से 80 टाइम्स जो है सिस्टोल में जा रहा है या सिस्टोलिक इफेक्ट या सिस्टोलिक एक्टिविटी हो रही है। लेकिन AV नोड पे कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से जितनी स्पीड से ये जो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है वो सारी की सारी इम्पल्स नीचे नहीं जा पा रही है, बहुत स्लो रेट में जा रही है। मतलब अगर यहाँ 70 से 80 हो रही तो यहाँ पे 60 ही पहुँच पा रही है, मतलब बहुत स्लो रेट पे। यूजुअली जो नॉर्मल जो रेट होती है उससे कम रेट में वेंट्रिकल्स तक पहुँच पा रही है। तो क्या होगा इसकी वजह से कौन से सिम्टम्स आएंगे, वेंट्रिकल एंड एट्रियल रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो उसके रिदम पे डिपेंड करेगा कि कितना रिदम आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग रिदम, और रिदम भी जो है वो रिदम पे डिपेंड करेगा। ये रिदम तो रेट भी रिदम पे डिपेंड करेगी। अब बात करें QRS का शेप एंड ड्यूरेशन, यूजुअली नॉर्मल बट मे बी एबनॉर्मल। QRS क्या कब जनरेट होगा, P वेव कब जनरेट होगी, जब इससे इम्पल्स AV नोड में आई तब आई P वेव। फिर जब AV नोड में से नीचे जा रही थी तब आया सेगमेंट। फिर इसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स जो किसको वेंट्रिकल के पूरे डिपोलराइजेशन को शो करता है कि जब QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है मतलब वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा है। और फिर इसके बाद जब वापस से एक पोज आ गया कि डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका है
इसके बाद वापस जब रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा उससे पहले एक छोटा सा पोज आता है और फिर रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, जिसको टी वेव डिनोट करती है। तो PQRST यू वेव भी आती है कभी कभी, पर वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो पी वेव एट्रिया का डिपोलराइजेशन, मतलब कि एट्रिया का नॉर्मल डिपोलराइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, AV नोड के पार। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मे भी नॉर्मल हो सकता है कि जितनी बार इम्पल्स जा रही है नॉर्मली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्लोअर रेट पे जा रही है तो पी वेव के साथ साथ ही QRS कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इसका शेप है वो मे भी कभी कभी एबनॉर्मल हो सकता है। इसके बाद बात करें तो पी वेव, जो पी वेव बन रही है, ये जो पी वेव बन रही है ये इन फ्रंट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स, मतलब हर QRS कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव आएगी तो वो नॉर्मल है, क्योंकि पहले एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा या एट्रिया का डिपोलराइजेशन उसको पी वेव डिनोट करती है, और वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा तो QRS कॉम्प्लेक्स डिनोट करता है। ये नॉर्मल रिदम है। तो हर बार जब पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स के पहले मतलब रिदम नॉर्मल है लेकिन पी वेव इन फ्रंट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, नॉर्मल है, क्योंकि ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हो रही है, वो एट्रिया को कर रही है और वेंट्रिकल को कर रही है, लेकिन स्लोअर रेट पे, मतलब नॉर्मली जितना रेट पे करना चाहिए था उतना ना हो कि उससे थोड़ा स्लो रहा है। तो पी वेव भी नॉर्मली आएगी, पी वेव में भी कोई नॉर्मल एबनॉर्मलिटी आपको नहीं दिखेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चेंज होगी वो होगी PR इंटरवल। PR इंटरवल चेंज होगा कैसे कि पहले नॉर्मल कंडक्शन हुआ, पहली वेव आई, पी वेव आई, QRS कॉम्प्लेक्स आया, टी वेव आई, फिर पी वेव आई, नॉर्मल आई, फिर ये थोड़ा लंबा हो गया कि टाइम ज़्यादा लगा तो इस वजह से PR सेगमेंट, फिर टी वेव आई, फिर पी वेव आई, फिर QRS कॉम्प्लेक्स आया, फिर टी वेव आई। मतलब ये जो PR इंटरवल जो आपको दिख रहा है ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, इसका जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। मतलब कि जो जितनी रेट में पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा था, पहली इम्पल्स जनरेट हुई वो नॉर्मल रेट पे गई, दूसरी इम्पल्स पी वेव एट्रिया में तो नॉर्मली जनरेट हुई, एट्रिया का नॉर्मल डिपोलराइजेशन किया, लेकिन वेंट्रिकल तक थोड़ा लेट पहुंची तो उसकी वजह से जो टाइम था वो बढ़ गया। फिर जब थर्ड वेव आई, थर्ड इम्पल्स जनरेट हुआ, वो और भी स्लो पहुंचा तो उसकी वजह से PR इंटरवल और लंबा हो गया। तो फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक के अंदर क्या होगा, PR सेगमेंट या PR इंटरवल की जो रेट है या PR इंटरवल का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। PR इंटरवल का टाइम जो कि नॉर्मली कितना होता है 0.12 से 0.20 सेकेंड होता है, इससे तो 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा। और PQRS का रेशियो 1/1 ही रहेगा, मतलब हर पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन हर बार थोड़ा लंबा होता जाएगा, थोड़ा लंबा होता जाएगा। अब आपको ECG में दिखाते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये पी वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव, फिर पी वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव। पर इसके अंदर जो एबनॉर्मलिटी आ रही है वो कहाँ आ रही है कि जो PR सेगमेंट है इसका टाइम बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 हर वेव के बाद इसका टाइम बढ़ता जाएगा। जो PR इंटरवल है ये बड़ा नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये पी वेव आई, फिर QRS कॉम्प्लेक्स आया, फिर टी वेव आई, फिर पी वेव आई, फिर थोड़ा लंबा हो गया, फिर QRS कॉम्प्लेक्स आया, फिर टी वेव आई, फिर पी वेव आई, फिर लंबा हो गया, फिर QRS कॉम्प्लेक्स आया, फिर टी वेव। मतलब जो PR इंटरवल है ये हर बार बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कंडक्शन एट्रिया में तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन वेंट्रिकल तक AV नोड पे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, स्लो रेट पे पहुंच रहा है। तो स्लो होगा तो उसकी वजह से जो PR इंटरवल है वो बढ़ता जाएगा। नॉर्मली इसकी वजह से मैंने जैसे पहले ही बताया कोई साइन एंड सिम्टम्स अराइज नहीं होंगे, किसी तरह के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है तो इसके अंदर केवल PR इंटरवल में चेंज आएगा, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक या इसमें सेकेंड डिग्री के अंदर भी दो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो पहले देखते हैं अपन सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक टाइप 1, जिसको टाइप 1 मोबिट्स 1 के या नाम से या वेंकवेक्स हार्ट ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। टाइप 1
मोबिट्स 1 रैंकबैक हार्ट ब्लॉक या फिर सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक, ये चारों इसके नाम। इट अकर्स व्हेन all but one of the atrial impulse are conducted through the AV node into the ventricles। मतलब सभी की सभी जो इम्पल्स जनरेट हो रही हैं AV नोड से, सॉरी SA नोड से, वो वेंट्रिकल्स तक तो जाएंगी, लेकिन धीरे 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 स्लो होती जाएंगी और बीच में एक बीट स्किप हो जाएगी और फिर से नॉर्मल होना चालू हो जाएगी। जैसे आगे देखते हैं इसको। ईच एट्रियल इम्पल्स टेक ए लॉन्गर टाइम फॉर कंडक्शन देन द वन बिफोर। मतलब पहले जिसने जितना टाइम लिया था, वो आगे वाली वेव उससे ज़्यादा टाइम ले रही है, फिर उससे आगे वाली वेव उससे ज़्यादा टाइम ले रही है, फिर उससे आगे वाली वेव उससे ज़्यादा टाइम ले रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक बीट है वो पूरी की पूरी गायब हो जाती है, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है कि ऐसे नोड ने तो इम्पल्स जनरेट किया, लेकिन नीचे अभी तक वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन पहले वाली वेव की वजह से ही हो रहा है, तो ये वाला कंडक्शन जाएगा ही नहीं और एक QRS कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा। Until one impulse is fully blocked, मतलब हर वेव अपने से पहले वाली वेव से या कंडक्शन जो हो रहा था उससे ज़्यादा इम्पल्स टाइम ले रही है। जैसे पहली इम्पल्स ने टाइम लिया 0.1213 सेकेंड्स, फिर आगे वाली ने लिया 0.18 सेकेंड, फिर आगे वाली ने लिया 0.23, फिर आगे वाली ने लिया 0.29, और फिर इसके बाद एक बीट बिल्कुल स्किप हो गई और फिर से वापस आ गई 0.12 या 13 वाली नॉर्मल वेव, फिर आगे वाली वेव थोड़ा लंबा टाइम, फिर ऐसे धीरे 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 क्या होगा, जब तक एक बीट स्किप नहीं हो जाती तब तक लंबा टाइम बढ़ता जाएगा, और वो बीट स्किप होते ही आगे वाली जो वेव आएगी वो नॉर्मल वेव आएगी। बिकॉज द AV नोड इज नॉट डिपोलराइजेशन बाय द ब्लॉक्ड एट्रियल इम्पल्स, क्योंकि जो इम्पल्स आगे पहुंची, जैसे ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो गया। अब AV नोड के में प्रॉब्लम है कि यहाँ की वेव यहाँ नहीं जा रही, तो एक बीट आई तब यहाँ की वेव यहाँ पहुंची, तब तक इधर दूसरी वेव जनरेट हो चुकी थी, तो दूसरी वेव जब तक पहुंची तब तक भी नॉर्मल था कि वेंट्रिकल तक पहुंच रही, लेकिन तीसरी बीट जब जनरेट हुई तब क्या हुआ, इसका तो डिपोलराइजेशन ही चल रहा था और इसका कंप्लीट हो भी चुका है, तो वो वेव यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगी। यहाँ पे P वेव तो जनरेट होगी, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन वो वेव यहीं ब्लॉक हो जाएगी, इसके आगे जाएगी नहीं और QRS कॉम्प्लेक्स जनरेट ही नहीं होगा। The AV node has time to fully repolarize, so the next atrial impulse can be conducted within the shortest amount of the time. Second degree AV block type 1 has the following characteristics। अब इसकी ECG की बात करें तो ECG में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रेट डिपेंड ऑन द अंडरलाइन रिदम, जो रिदम होगा उस पर डिपेंड करेगी। रिदम की बात करें तो द PP इंटरवल इज रेगुलर इफ द पेशेंट हैज अंडरलाइंग नॉर्मल साइनस रिदम। अगर साइनस या ऐसे नोड जो है अगर वो नॉर्मली इम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो जो PP इंटरवल होता है, PP इंटरवल क्या होता है, PQRST PQRST, तो जो दो P वेव्स के बीच का जो टाइम होता है PP इंटरवल, और दो R वेव्स के बीच का टाइम होता है RR इंटरवल। तो जो PP इंटरवल जो होगा कि हर बार एट्रिया या ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट हो रही है वो एट्रिया में जा रही है, और एट्रिया का जो डिपोलराइजेशन हो रहा है वो तो नॉर्मल हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब हर P वेव अपने एग्जैक्ट टाइम पे जनरेट हो रही है, मतलब PP जो इंटरवल है वो रेगुलर है। द RR इंटरवल इज कैरेक्टरिस्टिकली रिफ्लेक्ट ए पैटर्न ऑफ चेंज, पर RR इंटरवल के अंदर चेंज आ सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द RR दैट इज द लॉन्गेस्ट, जो सबसे पहले RR आएगा वो लॉन्गेस्ट आएगा, क्योंकि वो नॉर्मल आएगा कि पहली जितना टाइम लगना चाहिए था उतना लग रहा है, लेकिन अगली वेव में क्या होगा, जब तक एट्रिया का डिपोलराइजेशन होगा तब तक वेंट्रिकल का पहले वाला रिपोलराइजेशन ही चल रहा है, क्योंकि स्लो है ना रेट, एट्रिया की तो नॉर्मल है लेकिन वेंट्रिकल की स्लो है रेट, तो जो एक बीट पीछे चलती रहेगी हमेशा वेंट्रिकल, जब तक एट्रिया आगे वाली बीट में पहुंच जाएगा, आगे वाले डिपोलराइजेशन में पहुंच जाएगा, तब तक वेंट्रिकल पीछे वाले में ही चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे RR इंटरवल जो है वो शॉर्ट होता जाएगा और फिर एक लंबा RR इंटरवल आएगा, क्योंकि एक बीट स्किप होने के बाद फिर एक आएगा, मतलब RR छोटा होता फिर एक लंबा RR इंटरवल आएगा। तो ये रिदम के अंदर ये चेंजेस हो सकते हैं। QRS नॉर्मल बट मे बी एबनॉर्मल, इट डिपेंड ऑन द रिदम।
P wave in front of the QRS complex shape depend on the underlying rhythm. P wave QRS complex के पहले आएगी और डिपेंड करेगी इसकी शेप जो है वो रिदम पे। PR इंटरवल की बात करें तो PR इंटरवल बिकम्स लॉन्गर विद द ईच सक्सीडिंग ECG कॉम्प्लेक्स until there is P wave not followed by a QRS। मतलब PQRST जनरेट हो रहा है, पर बीच में एक टाइम ऐसा भी आएगा कि P के बाद लंबा टाइम और P ही वापस आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा, एक बीट स्किप हो जाएगी। तो नॉर्मली तो वैसे तो PR इंटरवल धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट डिग्री की तरह PR इंटरवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एक बीट गायब ही होगी, मतलब वहाँ पे PR इंटरवल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी और अगली वेव जो आएगी, अगला इम्पल्स जो आएगा वो वापस से नॉर्मल आने लग जाएगा। तो P वेव ऐसी आएगी वहाँ पे, फिर उसके बाद द चेंजेज इन द PR इंटरवल आर रिपीटेड बिटवीन ईच ड्रॉप्ड QRS। हर बार जब QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप होगा वहाँ पे PR इंटरवल के अंदर जो चेंजेज आएंगे वो रिपीट होते जाएंगे। चेंजेस इन द पैटर्न इन द इर्रेगुलर PR इंटरवल मेजरमेंट्स, जो चेंजेज आएंगे वो PR इंटरवल के मेजरमेंट में ही आएंगे। PQRS रेशियो 3, 2, 4, 3, 5, 4 ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 P वेव के बाद एक QRS आ रहा हो या 5 P वेव के बाद 4 आ रहे हो, तो एक बीट स्किप होने का वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। जैसे ECG से आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आई P वेव, फिर ये आया QRS कॉम्प्लेक्स और ये T वेव, फिर अगले वाली P वेव, यहाँ पे PR इंटरवल था इतना, फिर यहाँ पे PR इंटरवल हो गया इतना, फिर यहाँ पे PR इंटरवल हो गया इतना, और फिर आगे एक P वेव तो आई लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया और फिर से एक P वेव आ गई और फिर वापस नॉर्मल PR इंटरवल फिर बढ़ता जाएगा, फिर आगे वाली में और बढ़ता जाएगा और फिर एक बीट स्किप हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि उस टाइम पे जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो कम्प्लीटली गायब ही हो गया, क्योंकि जो एट्रिया का जो इम्पल्स था वो वेंट्रिकल तक पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन हुआ ही नहीं और QRS कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं। P के बाद वापस से P वेव ही आ गई। तो इस तरह का जो ब्लॉक होता है या एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है उसको सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर PR इंटरवल दिख रहा है आपको, इसके अंदर और इसके अंदर तीनों में डिफरेंस दिख रहा है ना। इसके अंदर PR इंटरवल था इतना, फिर इसके अंदर हो गया इतना, फिर इसके अंदर हो गया इतना, तो मतलब ये बढ़ता जा रहा है और फिर एक बीट स्किप, फिर आगे वाली बीट नॉर्मल, फिर से PR इंटरवल बढ़ता जाएगा और फिर एक बीट ऐसी आएगी कि स्किप, फिर उससे आगे वाली बीट नॉर्मल। तो इस तरह की जो ब्लॉक होता है उसको बोला जाता है टाइप 1 सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक। अब इसके बाद आता है सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक टाइप 2। टाइप 2 को मोबिट्स 2 के नाम से या मोबिट सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। It occurs when only some of the atrial impulses are conducted through the AV node into the ventricles. सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक टाइप सेकेंड इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हो रहा है कि जो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हो रही है वो इम्पल्स में से कुछ ही इम्पल्स AV नोड से वेंट्रिकल तक जा पा रही, कुछ ही वेव्स नीचे जा पा रही। ऐसे नोड एट्रिया को इम्पल्स एट्रिया का डिपोलराइजेशन कर रहा है, फिर AV नोड भी पहुंचा और फिर वेंट्रिकल्स में पहुंचा। मतलब यहाँ जब तक 5 वेव्स जनरेट हो चुकी हैं उनमें से 2 ही नीचे पहुंच रही, कुछ ही वेव्स नीचे जा पा रही। तो अब यहाँ पे क्या होगा, PQRST, फिर P, फिर P, फिर P, फिर QRST, क्योंकि जब तक यहाँ 5 आ रही है तब तक यहाँ 2 ही आ रहा है। तो 5 P वेव आएंगी लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स 2 ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो चेंजेज आएंगे वो क्या आएंगे कि यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स का काउंट कम हो जाएगा और P वेव का काउंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि P वेव जो एट्रिया तक तो नॉर्मली इम्पल्स पहुँच रही है, लेकिन एट्रियो वेंट्रिकुलर इसका ब्लॉक का नाम ही जैसे AV ब्लॉक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। तो इसमें क्या होगा, जो AV नोड होता है वहाँ पे ब्लॉक होता है, तो AV नोड के बाद इम्पल्स नहीं जाएगी। तो टाइप 2 में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रेट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग रिदम पे डिपेंड करेंगी। रिदम जो है PP इंटरवल इज रेगुलर, क्योंकि हर P वेव नॉर्मल टाइम पे जनरेट हो रही है। एट्रिया नॉर्मली डिपोलराइज हो रहा है, PP इंटरवल रेगुलर रहेगा। द RR इंटरवल इज यूजुअली रेगुलर बट मे बी इरेगुलर डिपेंडिंग ऑन द PQRS रेशियो। अगर P के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वहाँ पे RR इंटरवल भी
नॉर्मल होगा, लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स आ ही नहीं रहा है तो वहाँ पे RR इंटरवल इरेगुलर हो जाएगा। इसके अलावा QRS की शेप एंड ड्यूरेशन यूजुअली एबनॉर्मल बट मे बी नॉर्मल, कि जब भी एक इम्पल्स वेंट्रिकल तक जाएगी वो नॉर्मल भी हो सकती है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि पी वेव के साथ जिस टाइम पे पी वेव जनरेट हुई उसी टाइम पे QRS कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया, क्योंकि कुछ वेव्स ही जा रही है तो पीछे वाली वेव जब तक वेंट्रिकल तक पहुंची तब तक एट्रिया में पी वेव और जनरेट हो गई। तो मे बी एबनॉर्मल भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। पी वेव इन फ्रंट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स शेप डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग रिदम। पी वेव तो QRS कॉम्प्लेक्स से पहले आएगी, पी के बाद पी के बाद पी, फिर QRS कॉम्प्लेक्स आ सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसकी जो शेप है वो डिपेंड करेगी अंडरलाइंग रिदम। PR इंटरवल इज कांस्टेंट बट प्रोलॉन्ग्ड 0.20 सेकेंड, मोर देन 0.20 सेकेंड से ज़्यादा ही होगा PR इंटरवल, लेकिन कांस्टेंट रहेगा कि जो PR इंटरवल है वो आ रहा है। फॉर दोज पी वेव जस्ट बिफोर दैट, किन के लिए, अगर QR इंटरवल कब आएगा, जब P के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर P के बाद QRS कॉम्प्लेक्स ही नहीं आ रहा है तो PR इंटरवल कहाँ से आएगा। तो PR इंटरवल जब भी कोई वेव एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में जनरेट हो रही है, पी वेव भी आ रही है और QRS कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, तो उस टाइम पे PR इंटरवल कांस्टेंट होगा बट लंबा होगा अगर वहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो जैसे PQRS रेशियो की बात करें तो 2 पी वेव के बाद 1 QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, या 3 पी वेव के बाद 1 QRS, 4 या 5 या 6 जितनी, या कुछ भी हो सकता है। जैसे ECG के अंदर बताऊँ तो ECG में यहाँ क्या हो रहा है, ये पी वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव, फिर पी वेव आई, फिर यहाँ पे गायब, फिर क्या वापस पी वेव आ गई। मतलब यहाँ पे ये वाली बीट वेंट्रिकल तक पहुंची नहीं, ये वाला इम्पल्स गया ही नहीं। फिर पी वेव आई, QRS कॉम्प्लेक्स टी, फिर पी वेव जो कि नॉर्मल है, फिर यहाँ से गायब हो गया, ये वाली इम्पल्स भी नीचे वेंट्रिकल तक नहीं गई, फिर पी वेव, फिर QRS। मतलब ये एक भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पी वेव आई, फिर QRS कॉम्प्लेक्स आया, फिर टी वेव, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स आया, फिर टी वेव। तो हो सकता है कि एक पी वेव के बाद दूसरी, तीसरी, 4 पी वेव आए और फिर एक QRS कॉम्प्लेक्स आए, या 3 पी वेव आए फिर एक QRS कॉम्प्लेक्स आए, या 2 के बाद एक आए, तो कुछ भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इसके अंदर जो इम्पल्स है वो पहुंच ही नहीं पा रही है, बहुत कम इम्पल्स पहुंच पा रही है वेंट्रिकल्स तक। लेकिन टाइप 1 में क्या हो रहा था कि 1, 2, 3, 4 वेव तो कंटिन्यू जा रही है, लेकिन थोड़ा स्लो जा रही है, और फिर एक बीट स्किप हुई है, केवल एक बीट स्किप हुई और फिर वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन इसके अंदर मोर देन 1, 2, 3 बीट्स स्किप हो सकती हैं, फिर एक QRS कॉम्प्लेक्स आ सकता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। अब जैसे टाइप 1 और टाइप 2 का कंपैरिजन देखें तो टाइप 1 और टाइप 2 में देखो, ये मैंने जैसे बताया था कि स्लो होती जाएंगी, PR इंटरवल लंबा होता जाएगा। इसमें इतना था, फिर इसमें बढ़ा, फिर इसमें बढ़ा, और फिर एक गायब हो गई, फिर वापस नॉर्मल हो गई। तो टाइप 1 में तो ऐसा हो रहा था। लेकिन टाइप 2 में क्या हो रहा है, एक QRS कॉम्प्लेक्स आया, लेकिन फिर पी वेव आई, फिर नहीं आया, फिर पी वेव आई, फिर नहीं आया, फिर एक QRS कॉम्प्लेक्स आ गया। तो डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ पे PR इंटरवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा और फिर एक बीट स्किप हो जाएगी और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कभी भी पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स गायब हो सकता है और कभी भी QRS कॉम्प्लेक्स आ सकता है। मतलब कुछ वेव्स ही या कुछ इम्पल्स ही एट्रियम से वेंट्रिकल तक पहुँच पा रहे हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर डिफरेंस जो है वो आपको इस डायग्राम से क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 3rd डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या 3rd डिग्री हर्ट ब्लॉक। अब इसके अंदर क्या होगा, इट अकर्स व्हेन नो एट्रियल इम्पल्सेज इज कंडक्टेड थ्रू द AV नोड इनटू द वेंट्रिकल्स। मतलब एट्रिया से AV नोड के थ्रू वेंट्रिकल में कोई भी वेव नहीं जा रही है, वेव्स जा ही नहीं रही है, एट्रिया तक ही जा रही है। AV नोड के बाद वो इम्पल्स खत्म ही हो रही है, AV नोड ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब इस कंडीशन में हार्ट कैसे काम करेगा, इन 3rd डिग्री हर्ट ब्लॉक 2 इम्पल्सेज स्टिमुलेट द हार्ट। 2 अलग अलग इम्पल्स हैं वो स्टिमुलेट करेंगी हार्ट को। 1 स्टिमुलस द वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करेगी जो कि जंक्शनल और वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम, जैसे अपन ने पहले बताया था कि जंक्शनल रिदम या वेंट्रिकुलर रिदम की वजह से कई बार कुछ फोकाइज जनरेट हो जाते हैं और वो अलग से इम्पल्स देने लग जाते हैं, जैसे डिसरिथमियाज में देखा था। तो उस तरह के जो एबनॉर्मल जंक्शंस होंगे या एबनॉर्मल फोकाइज होंगे, उनके स्टिमुलस की वजह से वेंट्रिकल को इम्पल्स पहुंचेगी और वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा। इसी तरह से 1 स्टिमुलेट द एट्रिया, एक अलग
जो वेव होगी वो किसको स्टिमुलेट करेगी, वो एट्रिया को, जो कि साइनस रिदम की वजह से हो सकती है एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब ऐसे नोड की वजह से हो सकती है वो इम्पल्स जनरेट, या फिर किसी फोकाइस की वजह से जो किसको रिप्रेजेंट करेगी पी वेव, क्योंकि जब एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है तो पी और इधर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। बट जो एवी ऐसे नोड से जनरेट होने वाली इम्पल्स यहाँ बंद हो गई है, केवल वो एट्रिया को ही दे रही है, वेंट्रिकल को कोई ना कोई यहीं से कोई वेव जो है इम्पल्स दे रही है, यहाँ आपके इसका अलग और इसका अलग, दोनों का अलग अलग इम्पल्स जनरेट हो रहा है और अलग अलग ही डिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। पी वेव में बी सीन बट द एट्रियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज नॉट कंडक्टेड डाउन इनटू द वेंट्रिकल्स टू कॉज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। द वेंट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिस इज कॉल्ड एवी डिसोसिएशन। जो ये प्रोसेस है जिसमें कि जो एट्रिया से इम्पल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि एवी नोड पे ब्लॉकेज है, बट जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, वेंट्रिकल से ही किसी फोकाई ने इम्पल्स जनरेट कर रहा है। जैसे मैंने पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई थी तब बताया था कि हार्ट की मायोकार्डियम में ऐसी स्पेशलिटी होती है कि वो खुद भी इम्पल्स जनरेट कर सकती है। अगर ऐसे नोड एवी नोड काम नहीं करते हैं तो वो कहीं से कोई फोकाई है वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है। अगर इस तरह का प्रोसेस हो रहा है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, एवी डिसोसिएशन के नाम से। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रेट वो तो डिपेंड करेगी कि कितना चल रहा है, कहाँ से जनरेट हो रही है। जैसे ऐसे नोड जनरेट कर रहा है तो एट्रियल रिदम में भी 60, 70, 80 कितना हो सकता है, या कोई फोकाई जनरेट कर रहा है तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया या एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लैटर, तो वो डिपेंड करेगा उस एस्केप पे या जो अंडरलाइंग रिदम है उस पर। और जो रिदम है पीपी इंटरवल इज रेगुलर, क्योंकि अगर पी वेव जनरेट हो रही है तो वो फिक्स हो रही है कि एट्रिया का अलग से चल रहा है तो पी और पी के बीच का टाइम सेम है, पी और पी के, और आर का टाइम भी रेगुलर है, क्योंकि ये अलग अलग हो रहे हैं लेकिन अपने अपने टाइम पे कर रहे हैं कि 2-3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, लेकिन उससे आगे वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी वही 2-3 के बाद आ रहा है, तो आर इंटरवल भी रेगुलर होगा और पीपी इंटरवल भी रेगुलर होगा। बट दोनों इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पीपी मान लो कि एट्रिया तो 80 बीट पर मिनट के हिसाब से चल रहा है और वेंट्रिकल 40 बीट पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो उसकी वजह से जो ये दोनों इक्वल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों रेगुलर होंगे कि 3 पीपी इंटरवल के बाद 2 आर इंटरवल ही आ रहे हैं लेकिन रेगुलर आ रहे हैं। क्यूआरएस का शेप एंड ड्यूरेशन भी डिपेंड करेगा, नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस तरह से कौन सा, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या किस तरह का रिदम है जो उसको चला रहा है। पी वेव की बात करें तो डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग रिदम, पी वेव रिदम पे ही डिपेंड करेगी कितनी आ रही है, बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, किस तरह की आ रही है। तो पी आर इंटरवल वेरी इरेगुलर, पी आर इंटरवल इरेगुलर होगा, कभी ज़्यादा आ गया, कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम, कभी है ही नहीं, क्योंकि कभी 2-3 पी वेव कंटिन्यू गई, आर वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया नहीं तो पी आर इंटरवल भी नहीं बन पाएगा। तो पी आर इंटरवल इज वेरी इरेगुलर और पी क्यू आर एस मोर पी वेव्स देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मान लो एट्रिया को तो ऐसे नोड जनरेट कर रहा है, ऐसे नोड की वजह से तो 70, 80, 90 बीट्स आ सकते हैं, लेकिन वेंट्रिकल की मायोकार्डियम इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो इतने भी इम्पल्स जनरेट कर सके, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कम आएंगे और पी वेव्स ज़्यादा आएंगे। जैसे डायग्राम देखें तो पी वेव, फिर पी क्यू आर एस टी, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर पी क्यू आर एस टी, पी वेव, पी वेव, पी वेव, क्यू आर एस टी, तो पी वेव ज़्यादा आ रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कम आ रहा है। अब पी की बात करें तो हर पी और पी के बीच का टाइम सेम है, हर पी वेव फिक्स टाइम के बाद जनरेट हो रही है, और हर आर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो भी, मतलब आर इंटरवल और पी इंटरवल दोनों रेगुलर आ रहे हैं एग्जैक्ट सही टाइम पे, लेकिन पी इंटरवल में भी छोटा हो सकता है आर इंटरवल से। इन दोनों का इंटरवल टाइम सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल अपना अलग कर रहा है और एट्रियम अपना अलग कर रहा है, दोनों का अलग अलग रिदम चल रहा है, अलग अलग रेट चल रही है, उन दोनों का आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है, इसलिए इसको एवी डिसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ एवी ब्लॉक
and the stability of the patient. Treatment is directed towards increasing the heart rate to maintain normal cardiac output. क्योंकि अगर हार्ट की रेट कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो अपने को ट्राई करना है कि हार्ट की रेट को बढ़ा सके, नॉर्मल ला सके और कार्डियक आउटपुट मेंटेन कर सके. इफ द पेशेंट इज स्टेबल एंड हैज़ नो सिम्टम्स, नो ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड अदर देन डिक्रीजिंग और इरेडिकेटिंग द कोज. अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, स्टेबल है पेशेंट, तो अपने को कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. बस अपने को जो जिस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है उस अंडरलाइंग कोज को ट्रीट करना है. जैसे कोई MI हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है, किसी ड्रग की वजह से हो रहा है, तो उन ड्रग्स को होल्ड कर सकते हैं, या फिर जो भी कोज है, जैसा भी कोज है, उसको अपने को इरेडिकेट करना है. इफ़ द पेशेंट इज शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट पेन और लाइट हेडेडनेस और हैज़ लो ब्लड प्रेशर, एंड IV बोलस ऑफ एट्रोपिन इज इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. अगर कोई पेशेंट आया जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट पेन है या लाइट हेडेडनेस है, ब्लड प्रेशर भी कम है, तो अपन एक IV बोलस ऑफ एट्रोपिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माना जाता है हार्ट ब्लॉक के लिए. If the patient does not respond to the atropine or has an acute MI, transcutaneous pacing should be started. अगर एट्रोपिन से कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अपने को क्या करना है, एक परमानेंट पेस मेकर में भी यूज फॉर इफ द ब्लॉक परसिस्ट, तो पेस मेकर भी यूज करना पड़ सकता है. अब इसके अलावा कुछ जो अदर मॉडलिटीज़ है वो कौन सी, जैसे एंटी एरिथमिक ड्रग्स, क्योंकि रिदम डिस्टर्ब होगा तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं. डिफिब्रिलेटर, अगर हार्ट ब्लॉक बहुत ज़्यादा सीरियस है, हार्ट काम करना बंद कर दिया, तो हार्ट का रिदम या ब्लॉक इतना सीरियस है कि पेशेंट अनस्टेबल है, तो डिफिब्रिलेटर भी यूज कर सकते हैं. इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो कि ऑटोमेटिकली असेस करता है कि हार्ट की रेट या जो हार्ट ब्लॉक है वो 2-3 बीट स्किप हो रही है या कितना सीवियर है, उसके बेसिस पे कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर होता है, वो इम्प्लांट कर दिया जाता है अपनी बॉडी में, और वो ऑटोमेटिक असेस करता है हार्ट के रिदम को, और जैसे ही उसको लगता है कि हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो रहा है, वो करंट जनरेट करता है और हार्ट नॉर्मली रिदम या नॉर्मल हो जाता है. इसके अलावा कार्डियोवर्जन, जो कि सिंक्रोनाइज्ड और सिंक्रोनाइज्ड डिफिब्रिलेटर होता है, उसको कार्डियोवर्जन के नाम से भी जाना जाता है. तो कार्डियोवर्जन भी डिफिब्रिलेटर का ही एक टाइप है. पेसमेकर्स जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ डिवाइस होता है, वो एट्रिया में या वेंट्रिकल में कनेक्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही हार्ट या तो इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा हो या ऊपर नीचे हो रहा हो, तो ये अपना इम्पल्स जनरेट करता है. या फिर अगर ऐसे नोड ख़राब हो गया हो, AV नोड ख़राब हो गया हो, तो उन कंडीशंस में परमानेंट पेसमेकर यूज किया जाता है, जिससे कि करंट कहाँ से जनरेट होता है, फिर इस मशीन से इम्पल्स जनरेट होते हैं. इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन थेरेपी, इसके अंदर थ्रू द रेडियो फ्रिक्वेंसी अपन कैथेटर डालते हैं, और उसके द्वारा जो है वो जो पार्ट्स हैं या कोई पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन पार्ट्स को अब्लेट करके और फिर उनको ट्रीट किया जाता है. मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज या रेडियो एक्टिव वेव्स के थ्रू अपन जो एरिया डिस्टर्ब्ड है या एरिया डिफेक्टेड है, उस एरिया को एब्लेशन मतलब डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना. जैसे कई फोकाइज जनरेट हो जाते हैं या AV नोड डिस्टर्ब हो रहा है, तो AV नोड को जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कैथेटर से एब्लेट करके अपन ट्रीट कर सकते हैं. तो ये कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं हार्ट ब्लॉक के लिए जो यूज की जाती हैं. इसके बाद बात करें नर्सिंग प्रोसेस की, जो नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, तो पेशेंट को क्या क्या आपको असेस करना है और किस बेसिस पे आपके नर्सिंग डायग्नोसिस बनने. असेसमेंट की बात करें तो वाइटल्स असेस करने हैं, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, रिदम क्या है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथ साउंड्स, ये सब असेस कर. इसके अलावा कंटिन्यूसली ECG को मॉनिटर करना है कि ECG में क्या चेंजेस आ रहे हैं. असेस फॉर सिम्टम्स लाइक लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस और फेंटिंग, क्योंकि इनकी वजह से पता चल सकता है कि कार्डियक आउटपुट डिस्टर्ब हो रहा है, तो जो ब्लड सप्लाई है वो कम है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं. असेस द स्किन फॉर पेलनेस एंड कूलनेस, जो कि साइनोसिस को डिनोट करती है. ऑस्कल्टेट, इसको ठीक कर लेना, ऑस्कल्टेशन करने, ऑस्कल्टेट फॉर हार्ट साउंड्स एंड हार्ट मर्मर्स, क्योंकि हार्ट मर्मर्स आपको सुनाई दे सकते हैं, हार्ट के अंदर पूलिंग हो सकती है, वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा हो तो ब्लड पूलिंग हो सकती है हार्ट में, तो
आपको हार्ट मर्मर साउंड्स भी सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा असेस फॉर फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि अगर हार्ट का कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, वेंट्रिकुलर रेट कम हो जाएगी, एवी ब्लॉक हो रहा है, वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पा रहा, वेंट्रिकल की रेट बहुत कम हो गई है, उन कंडीशंस में क्या होगा, जो ब्लड का पुलिंग है वो जो वेनस साइड है उसके अंदर होने लग जाएगा, जिसकी वजह से नेक वेन्स का डिस्टेंशन हो सकता है। लंग्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्रैकल्स या बीजिंग साउंड्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सब के लिए आपको पेशेंट को असेस करना और उनके बेसिस पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। तो सबसे पहले आपका जो फोकस होगा वो होगा डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, क्योंकि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो आपको उसको मेंटेन करना है। फिर सेकंड, एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ अननोन, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसके अंदर पेशेंट स्टेबल है तो ठीक है, अनस्टेबल होता है तो उसको एंजाइटी हो सकती है, या स्टेबल पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो वो ठीक रह सकता है, लेकिन जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, लाइट हेडेडनेस हो रहा है, तो उन कंडीशंस में पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। और एंजाइटी के रखने को पेशेंट को जो एजुकेशन देनी है, ट्रीट डिजीज़ के बारे में बताना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, डाइवर्सनल थेरेपीज देनी है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा डेफिसिट नॉलेज अबाउट द डिसरिथमिया या ट्रीटमेंट, तो पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड या जो डिजीज है उससे रिलेटेड नॉलेज देनी है। तो गाइस ये था हार्ट ब्लॉक या फिर कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज। जो कंडक्शन प्रोसेस है हार्ट का, उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज आ रही है तो उसको हार्ट ब्लॉक या एवी ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। एवी ब्लॉक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड जो होता है उस पर अगर कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको एवी ब्लॉक या एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक बोला जाता है। इसके मेनली 3 टाइप है। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या हो रहा था जो है इम्पल्स नॉर्मल से स्लो रेट पे पहुँच रही, मतलब हर बार पीआर इंटरवल के अंदर टाइम ज़्यादा आ रहा है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग। सेकेंड डिग्री के टाइप 1 की बात करें तो इसमें भी सेम पीआर इंटरवल डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन आगे जाके एक बीट स्किप हो रही थी, केवल एक बीट, फिर उसके बाद नॉर्मल। मतलब पहले पीआर इंटरवल धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, फिर एक बीट स्किप हुई, फिर वापस नॉर्मल। जबकि टाइप 2 में क्या हो रहा था, टाइप 2 के अंदर ऐसा नहीं था। टाइप 2 के अंदर 2-3 वेव्स डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब जितनी वेव्स एट्रियम से जनरेट हो रही है उतनी पूरी की पूरी नहीं पहुंच पा रही है, तो पीआर इंटरवल भी बढ़ेगा, साथ में पी वेव के बाद एक क्यूआरएस देखने को मिल सकता है। इस तरह से हो सकता है। और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, जिसके अंदर की एट्रिया अपना अलग कर रहा है और वेंट्रिकुलर अलग कर रहा है। अब इनके अंदर किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं है, एट्रियम अलग वेव की इम्पल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है और वेंट्रिकल अलग इम्पल्स की वजह से, तो इसको एवी डिसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी जो रेट है और रिदम है वो डिपेंड करेगी कि इनको कौन इम्पल्स दे रहा है, कितने इम्पल्स मिल रही है। तो गाइस ये था कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज या हार्ट ब्लॉक। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेस। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।